नई दूसरी मेन हेडिंग शुरू करने जा रही हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। हेडिंग का ये मतलब है हमें कैसे पता चलता है जो इंडिया है वो है एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बन के आता होता है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो इसका आंसर तो यहाँ पर ही मिल गया, हाँ भी इंडिया एक फेडरल कंट्री है। वो बताना है कैसे पता चलता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो ये हेडिंग है ना जो व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, उसका एक ही शब्द में आंसर है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इंडिया को क्या बोला गया है, एक फेडरल कंट्री का दर्जा दिया गया है। आगे हम कुछ ना क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे इस हेडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन के आपको आते होते हैं। इसका फर्स्ट क्राइटेरिया आपने याद रखना है डिविजन्स ऑफ पावर। पावर की डिविजन्स को देखते हुए इंडिया को क्या बोला गया है, फेडरल कंट्री बोला गया है। अब इसमें बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, जैसे डिविजन्स ऑफ पावर में हम डिस्कस करेंगे, थ्री लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ना क्वेश्चन बन के आते होते हैं, लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन के आ सकते हैं। अब मैं थ्री लिस्ट की बात की ना, इंडिया एक फेडरल कंट्री बोला गया है डिवीजन ऑफ पावर में। इसमें यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और लास्ट में कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पासेस लॉ ऑन 97 सब्जेक्ट्स सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। तो इस पॉइंट में कहना क्या चाहता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो वो कौन सी लिस्ट को उठा के बना सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है यूनियन लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट एक रूल बुक है जिसमें 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। 97 सब्जेक्ट्स में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। डिफेंस, अगर डिफेंस को लेके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास करने हैं या नया रूल बनाना है तो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। किसके अंडर, यूनियन लिस्ट के अंडर। फॉरेन अफेयर्स में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहती है तो वो कौन सी लिस्ट को उठा के बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यूनियन लिस्ट। जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 97 सब्जेक्ट। मतलब 97 सब्जेक्ट्स को लेके यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यूनियन लिस्ट को उठा के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। मैं यहाँ पर ना आपको क्यूआर शो कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे कौन कौन से 97 सब्जेक्ट्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके आप देख सकते हो 97 सब्जेक्ट कौन कौन से है, जिसमें क्या है, सरकार, जो कौन सी सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। आगे बात करती हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपने क्या डेफिनेशन याद रखनी है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन पास ए लॉ ऑन 66 सब्जेक्ट्स सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अब स्टेट लिस्ट का काम क्या होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में हेल्प करती है कौन सी सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट की। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, पुलिस हो गया जैसे नीचे लिखा है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करना है, लोगों को एक नई नई पॉलिसीज देनी है, लोगों की सहायता करनी है, या लोकल गवर्नमेंट को कुछ फंड वगैरह देने हैं, लोकल गवर्नमेंट की हेल्प करनी है, तो स्टेट लिस्ट के अंडर में रह के काम करते हैं कौन सी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और इनका क्राइटेरिया कहाँ तक है, 66 सब्जेक्ट। मतलब 66 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टेट सरकार क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट। अब मैं अगेन आपको क्या हुआ शो करता हूँ, जहाँ पर स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स है एट प्रेजेंट वो आपको शो हो जाएंगे। आप इसको पढ़ के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट एट प्रेजेंटली इसमें ऐड है। जैसे 2-3 तो मैंने लिखे हुए हैं। पुलिस एग्जाम्पल में लिखा है, कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पुलिस को बेहतर करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बात करते हैं थर्ड लिस्ट की, जो है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या रखना है याद आपको, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पास लॉ ऑन 47 सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड अडॉप्शन एक्सेट्रा। अब क्या होता है, कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा है एजुकेशन मैटर हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, बच्चा कैसे गोद लिया जा सकता है, कोई भी ऐसा रूल एक्सेट्रा। मैंने बोला जैसे 47 इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके रूल बनाती है, वो कौन सी लिस्ट को फॉलो करते हुए, कॉन्करेंट लिस्ट को फॉलो करते हुए। यहाँ पर मैं दोबारा से क्यूआर शो कर रहा हूँ जिसमें आपको कॉन्करेंट लिस्ट में एड प्रेजेंटली जो 47 सब्जेक्ट्स हैं वो आप इसको स्कैन करके बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो यही इसकी हेडिंग का मेन मकसद है, डिवीजन ऑफ पावर। पावर की डिवीजन कैसे की जाती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाना है तो कौन सी लिस्ट उठाएंगे, यूनियन लिस्ट। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है तो वो कौन सी लिस्ट उठाएंगे, स्टेट लिस्ट। अगर दोनों ने मिलकर बनाना है तो कौन सी लिस्ट उठाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके सब्जेक्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं और आप स्कैन करके अगले सब्जेक्ट्स भी सारे देख
देख सकते हो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल बात है जो यहाँ पर आपने नोट रखनी है, वो क्या है, मैटर्स आर नॉट इंक्लूड इन द एनी डिविजन ऑफ पावर एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक्स लॉ अंडर द रेसिडरी पावर। अब इस लाइंस का कहने का ये मतलब है, अगर कोई मैटर, मैंने ऊपर सब्जेक्ट बताए ना, हाँ भी यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 66 सब्जेक्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 47 सब्जेक्ट्स। कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों में कवर नहीं होते। तो ऐसे मैटर्स में कौन सी सरकार रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, कौन सी पावर का यूज करके, रेसिडरी पावर। तो रेसिडरी पावर का मीनिंग यहाँ पर ये निकला, जब कोई डिविजन ऑफ पावर में कोई मैटर नहीं मिल रहा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडरी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। इसमें कुछ मैटर्स आपने याद रखने हैं, कौन कौन से मैटर्स इसके अंदर आ सकते हैं, लाइक साइबर लॉ, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। मतलब कोई भी साइबर सिक्योरिटी है, ऑनलाइन चीटिंग हो रही है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है, तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती, ना तो यूनियन में, ना तो स्टेट में, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए लॉ बना सकती है, कौन सी पावर का यूज करके, रेसिडरी पावर का यूज करके। आई होप ये डिविजन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया, जिसके चलते हुए इंडिया को फेडरल कंट्री बोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन के आते हैं, या तो आपको आ जाएगा यूनियन लिस्ट को एक्सप्लेन करो, या आ जाएगा स्टेट लिस्ट को एक्सप्लेन करो, या आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट को एक्सप्लेन करो, या इन तीनों में से किसी का भी डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है, या पेट क्वेश्चन बनता होता है इंडिया की डिविजन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करो, तो सारी लिस्ट को एक्सप्लेन करोगे, और लास्ट में रेसिडरी पावर का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आ गया। आगे हम अगला क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से इंडिया को फेडरल कंट्री बोला जाता है, वो है सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। इस पॉइंट का रिलेशन है मनी से, पैसों से। और मनी और पैसों की बात आ गई तो हमने याद करना है फाइनेंशियल पावर, इसमें डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल पावर किसकी डिस्कस करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया सेट कर दिया गया। हाँ भी आप क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कलेक्ट करके कौन सी सरकार है जो अपने देशवासियों का पॉलिसीज नहीं लेके आती है, देश को चलाती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी भी कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। कॉर्पोरेशन टैक्स, नगम टैक्स बोला जाता है इसको, कॉर्पोरेशन टैक्स भी कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर ना फाइनेंशियल पावर की सेपरेशन की गई है, कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करके अपना काम चला सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजों को कलेक्ट कर सकती है, बिल्डिंग टैक्स। अगर कोई भी स्टेट में बिल्डिंग का टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उसको टैक्स कलेक्ट कर सकती है। स्टैंप ड्यूटीज लगा सकती है। अब जिस स्टेट में भी हम रह रहे होते हैं, कोई भी स्टैंप टैक्स होता है, जैसे आप पिक्चर में स्टैंप्स देख रहे हो, ये वाला सारा टैक्स किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्यों जाता है, अपनी अपनी स्टेट को चलाने के लिए। उसके बाद बात करें लास्ट में लैंड रेवेन्यू। लैंड का मतलब जगह, रेवेन्यू का मतलब टैक्स। जगह के ऊपर टैक्स लगता है वो कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। मतलब इस हेडिंग से हमें ये पता चला, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के सेपरेट कर दिए गए इनकम सोर्स। इसकी सेपरेशन से फाइनेंशियल पावर सभी की अलग अलग कर दी। हाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जुरिस्डिक्शन में रह के कलेक्ट करके टैक्स अपने देश को चला सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट में रह के ये इन सभी टैक्स में कोई भी टैक्स कम करना है, ज्यादा करना है, उसका जुरिस्डिक्शन है। तो सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम इज आल्सो रीजन फॉर द फेडरल कंट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्राइटेरिया क्या है जिससे पता चलता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, वो है 3 टायर सिस्टम। इंडिया का जो सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम से चलता है। मतलब एक होएगी यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाएगा, एक होएगी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड वाली टाइप है लोकल गवर्नमेंट जिसको पंचायत बोला जाएगा। अब 3 टायर के रीजन से भी इंडिया को फेडरल कंट्री बोला गया है। जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी की पूरी इंडिया को चलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट को चलाएगी, और लोकल गवर्नमेंट में पंचायतें अपने गाँव को चलाएंगी। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, कोई भी किसी की काम में इंटरफेयर नहीं करेगा नाजायज तरीके से। इन सभी का मेन मकसद क्या होता है, देशवासियों का भला सोचना। तो 3 टायर सिस्टम इज आल्सो द रीजन फॉर इंडियन फेडरल कंट्री। उसके बाद इस हेडिंग का लास्ट क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, जो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टेक डिसीजन। इसमें ये बोला गया है अगर पावर की डिवीजन में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है इन फ्यूचर, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो उस लड़ाई झगड़े को कौन सोल्व कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। उसका कहा सबको मानना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने 3 लिस्ट की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर इन तीनों में से कोई एक नया इन फ्यूचर सब्जेक्ट आ जाता है, या कोई भी पावर में डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। जा सकता नहीं है, सुलझाया ही जाएगा। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज आल्सो द रीजन फॉर इंडियन फेडरल कंट्री। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो
मैंने नोट्स में बढ़िया तरीके से डाल दिए हैं। इसको याद करके आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक लॉ क्वेश्चन बन के आता है कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोला जाता है, तो सारी हेडिंग के साथ जो पीछे मैंने हेडिंग बताई है उसके साथ बढ़िया तरीके से इसको एलैबोरेट कर दो। आई होप ये वाली हेडिंग आपको बढ़िया तरीके से अच्छी तरह समझ आ गई।